हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी वैम्पायर लव एपिसोड 67। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये कहानी का मैं आज टाइटल नहीं बताने वाली आपको। तो चलिए शुरू करूँ स्टोरी को। आहान हिम्मत करके पीछे मुड़कर ध्वनि को दरवाजे पर खड़ा देखता है। उसकी आंखों में बेतहाशा आंसू भरे हुए थे। वहीं आहान बिना किसी भाव के उसको ही देखे जा रहा था। अनिका ध्वनि के पास कदम बढ़ाते हुए कहती है, भाभी आप गलत समझ। ध्वनि हाथ दिखाकर उसको आगे आने को बोलने से रोक देती है और बहुत मुश्किलों से रोने को कंट्रोल करते हुए आहान पर नज़र टिकाए हुए कहती है, समझ गई जो समझना था। मैंने जिससे इतना प्यार किया उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरा यूज़ किया और मुझे भनक तक लगने नहीं दी। प्यार का ही नाटक। वाह रे वाह। आहान आहान आंखें बंद कर लेता है और फिर आंखें खोलकर ध्वनि की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोलता है, ध्वनि मेरी बात सुनो। ध्वनि गुस्से में कहती है, वहीं रुक जाओ आहान, आगे आने की कोशिश मत करना, वरना मैं खुद नहीं जानती कि मैं क्या कर बैठूंगी। आहान उसकी बात सुनकर वहीं रुक गया और बोला, ध्वनि एक बार मेरी बात सुनो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ध्वनि गुस्से में, मुझे नहीं सुनना कुछ, और ना ही तुम जैसे धोखेबाज के साथ रहना है। तुम एक घटिया बेदिल इंसान हो। तुमने मुझे इस्तेमाल किया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। आई हेट यू आहान। बोलते हुए ध्वनि पीछे जाने लगी। आहान एकटक ध्वनि को ही देखे जा रहा था और धीरे धीरे उसकी कदम बढ़ा रहा था। ध्वनि झटके से दरवाज़ा बंद करके लॉक कर देती है और भागते हुए बाहर जाने लगी। दिव्या ऊपर से उसको आवाज़ लगा रही थी, पर ध्वनि को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो मेंशन की चौखट को लांघकर बाहर जा चुकी थी। वहीं आहान की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, पर ध्वनि का उससे खुद से दूर जाने की बात, उसका गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो जाता था। आहान मुट्ठी बनाकर गहरी सांस लेते हुए बोलता है, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा ध्वनि, कभी नहीं। इतना बोलकर आहान झटके से दरवाज़ा तोड़ देता है और बाहर चला गया। बाकी सब भी उसके साथ ही बाहर आ गए। आहान मेंशन के बाहर चला आया। दिव्या खड़ी सब देख रही थी, उसको कुछ समझ नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ ध्वनि भागते हुए बहुत दूर आ चुकी थी। उसकी आंखों से लगातार ही आंसू बहे जा रहे थे। ध्वनि एक जगह पेड़ पर टेक लगाकर खड़ी हो गई। रोते हुए कहती है, क्यों क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्या मैं किसी के प्यार को पाने के लायक नहीं हूँ? क्यों आहान, क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ध्वनि रोते हुए बड़बड़ाए जा रही थी। वहीं एक साया कुछ ही दूर में खड़े होकर ध्वनि को घूर रहा था। वो धीरे धीरे ध्वनि की तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले वो साया ध्वनि के और करीब आ पाता, आहान हवा की तेजी से ध्वनि के पास पहुंच गया और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। ध्वनि इसके लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं थी और वो चौंक कर आहान को ही देख रही थी। वहीं वो साया आहान को देखते ही पेड़ की आड़ में छुप गया। ध्वनि गुस्से में आहान को धक्का देती है और उंगली दिखाकर कहती है, दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना। आहान उसको समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, ध्वनि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। ध्वनि गुस्से में कहती है, कुछ नहीं सुनना मुझे, चले जाओ यहाँ से। ध्वनि ध्वनि के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए प्यार से कहता है, बीवी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जितना कि मैंने खुद से भी नहीं किया, मेरे ईगो से नहीं किया। सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम वो लड़की हो जिससे मुझे तलाश थी, पर मैं तुमसे प्यार करने लगा था। बीवी मेरी बात मानो, सच कह रहा हूँ, घर चलो प्लीज़। ध्वनि आहान के दोनों हाथों को झटक कर रोते हुए कहती है, झूठ झूठ झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो,
तुमने अपने फ़ायदे के लिए मेरे साथ प्यार का ढोंग किया, मुझसे शादी की, मुझे नहीं रहना तुम्हारे पास। आहान के अब सब्र का बांध टूट गया। वो झटके से ध्वनि को अपने करीब करता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। ध्वनि उसकी गोद में छटपटाते हुए चिल्ला कर कहती है, आहान, आहान मुझे नीचे उतारो, आहान मुझे नीचे उतारो, ये तुम क्या कर रहे हो? आहान ध्वनि को देखते हुए थोड़ी गुस्से में बोलता है, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। प्यार से नहीं तो ज़बरदस्ती ही सही, तुम मेरे साथ ही रहोगी और हमेशा मेरे पास ही रहोगी। ध्वनि गुस्से में कहती है, कभी नहीं, मैं नहीं रहूँगी तुम्हारे साथ, नीचे उतरो वरना चिल्ला दूँगी। आहान कहता है, चिल्लाओ चिल्लाओ, मैं भी देखता हूँ कौन आता है यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए। आहान इतना बोलकर ध्वनि को लेकर मेंशन की तरफ बढ़ गया। ध्वनि छटपटाती रही और चिल्लाती रही, पर आहान उसकी कोई बातों को नहीं सुनता है। आहान ध्वनि को लेकर वहाँ से जा चुका था। वो साया पेड़ की आड़ से बाहर निकल आया, फिर वहाँ से गायब हो गया। वहीं दूसरी तरफ जंगल से घिरा एक छोटा सा घर, एक आदमी बैठा बियर पी रहा था। उसकी आंखें लाल थी। वो सामने खड़ी लड़की से बोलता है, ध्वनि आहान से नफरत करती है, अब तो वो खुद आहान से दूर चली जाएगी और हमें ध्वनि को मारना आसान हो जाएगा। वो लड़की आदमी की बात सुनकर मुस्कुरा देती है, फिर वो भी बियर पीने लगी। वहीं दूसरी तरफ आसमान में बहुत खुश था। उसका काम बहुत आसानी से जो हो गया था। तभी टेलीपैथी के जरिए उसने कुछ पूछा, जिसका जवाब अरमान को मुस्कुराते हुए दिया। जी, आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ है। मलिक मेंशन। दिव्या करण की नोकझोंक चल रही थी। दिव्या कब से ध्वनि के बारे में ही पूछने के लिए करण के पीछे पीछे चल रही थी, पर करण उसे कुछ ना कुछ रीजन बताकर उसके सवालों को अवॉइड कर रहा था। दिव्या रुकने वालों में से नहीं थी। आखिर वो बहन किसकी है? दिव्या करण के हाथों को पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर कहती है, कहाँ भागे जा रहे हो? मेरे सवालों का जवाब दिए बिना मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। बोलो, ध्वनि कहाँ है और उसे क्या हुआ है? क्यों वो रो रही थी? और जीजू ने ध्वनि के साथ क्या गलत किया है? करण दिव्या के इतने सारे सवालों को सुनकर चिढ़ गया और कहता है, अरे बस करो यार, कितने सवाल करती हो? मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ। पति पत्नी का रोज़ का झगड़ा होता रहता है। तुम क्यों उनके मामले में टांग अड़ा रही हो? जाओ तुम्हारे काम करो चुपचाप। इतना बोलकर करण जाने लगा। तभी दिव्या फिर से उसके सामने आकर बोलती है, नहीं, मुझे जानना ही है। तुम कुछ भी समझ लो, मैं टांग अड़ा रही हूँ या हाथ पर, मुझे जानना है। पर कि मेरी ध्वनि को क्या हुआ है? मैंने देखा था तुम भी जीजू के साथ रूम में आए थे, मतलब तुम्हें सब पता है। करण सर पकड़कर बुदबुदाते हुए, चुड़ैल। दिव्या, हाँ क्या कहा तुमने? करण हाथ जोड़कर दांत पीसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, मेरी माँ, लेट हो रहा हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। दिव्या हाथ फैलाकर बोलती है, बिल्कुल नहीं, पहले तुम मुझे बताओ। करण कुछ बोलने को हुआ, तभी दोनों को ध्वनि के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। दोनों आंखें बड़ी करके एक दूसरे को देखते हैं, फिर जल्दी से रेलिंग के पास आकर नीचे देखते हैं। आहान ध्वनि को गोद में उठाकर ले जा रहा था और ध्वनि चिल्लाते हुए उसके सीने पे मुक्के मारते हुए उसे छोड़ने को कह रही थी। दिव्या मुंह खोले सब देख रही थी और करण के होठों पर स्माइल थी। ध्वनि की आवाज़ सुनकर सब बाहर आ गए थे। लाही, अनिका, जीवन सभी खड़े देख रहे थे। आहान सबको इग्नोर करते हुए ध्वनि को रूम में ले गया। दिव्या हैरानी से, ये क्या था? करण मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हारे लिए ये नया है, पर हम सब ये बहुत बार देख चुके हैं। दिव्या करण को देखती है और करण मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। अनिका आहान के रूम की तरफ देखते हुए बोलती है, पता नहीं अब क्या होगा। करण बोलता है, बच गए। हमने लक्ष्य को आर्य और माजिमा के साथ फार्म हाउस जो भेज दिया था, वरना पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होता। अनिका, फार्म हाउस। लक्ष्य बेड पर डरा सहमा सा बैठा था और माजिमा आर्य बेड के अगल बगल बैठे उसी को घूर रहे थे। लक्ष्य थोड़ा हिम्मत करके पूछता है, तो तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो?
आर्य उसको देखते हुए कहता है, मैं इंसान हूँ, तुम दोनों के जैसा भूत नहीं जो गायब हो जाऊंगा। नजर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्य लक्ष्य को घूरते हुए, भूत किसे बोल रहा है बे? मैं वैम्पायर हूँ, वैम्पायर। लक्ष्य डरते हुए, अरे हाँ हाँ भाई साहब, सर्वश्रेष्ठ वैम्पायर हैं आप, गलती से मुंह से निकल गया। माजिमा मुंह बना के बोलती है, वैम्पायर तो है पर सर्वश्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ तो हमारी किंग हैं। लक्ष्य माजिमा के सवाल करते हुए, अब ये किंग कौन है? माजिमा हंसते हुए बोलती, अरे तुम उनके साले हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि किंग कौन है? लक्ष्य, ओ मतलब अनिका का खड़ूस भाई। आर्य और माजिमा अपने किंग के लिए खड़ूस सुनकर लक्ष्य को बुरी तरह घूरने लगते हैं। दोनों की नज़र उसके ऊपर महसूस होते ही लक्ष्य के तो पसीने ही छूट गए। तभी आर्य और माजिमा लोट पोट होकर हंसने लगे। लक्ष्य दोनों को अजीब नज़रों से देखने लगा। तभी आर्य ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोलता है, खड़ूस तो है। लक्ष्य भी उसकी बात सुनकर उनके साथ हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ आहान ध्वनि को कमरे में ले जाकर उसको बेड पे पटक देता है और दरवाज़ा बंद करके हाथ हिलाकर पूरे कमरे में मैजिकल शेड बना देता है। ध्वनि बेड पर बैठ उसको गुस्से में घूर रही थी। आहान गुस्से से उसकी ही तरफ आया और उसके सामने आकर बैठ गया। उसके चेहरे के ऊपर झुककर बोलता है, सब बंद कर दिया, अब कोई हमें नहीं सुन सकता। आहान ने इतना ही बोलते ही दोनों के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए और दोनों एक दूसरे को देखते हुए जोर जोर से हंसने लगे। आहान और ध्वनि एक दूसरे को देखते हुए हंस रहे थे। उनकी हंसने की खिलखिलाहट कमरे से बाहर नहीं जा रही थी, क्योंकि आहान कमरे के चारों तरफ एक शील्ड बनाया था जिससे ना कोई बाहर वाला अंदर की बातें सुन सकता था और ना देख सकता था। आहान हंसते हुए ध्वनि के गाल पर हाथ रखकर बोलता है, क्या गजब की ओवर एक्टिंग किया है तुमने बीवी। आहान की बात सुनकर ध्वनि की तो हंसी एकदम से रुक गई और वो आहान को घूरते हुए बोलती है, ओवर एक्टिंग? तुम मेरी नेचुरल एक्टिंग को ओवर एक्टिंग बोल रहे हो? आज अगर सलमान खान होते ना तो मेरी एक्टिंग और टैलेंट को देख के तो फिदा ही हो जाते। हाथ जोड़कर मुझसे रिक्वेस्ट करते, प्लीज़ ध्वनि प्लीज़ मेरे साथ एक मूवी में हीरोइन बन जाओ, मुझे अवार्ड भी देते। आहान उसकी कमर को पकड़ते बहुत करीब खींचता है और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ घूरते हुए बोलता है, मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं छू सकता, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारे साथ कोई एक्ट किया तुम्हें देख भी नहीं सकता। ध्वनि प्यार से आहान के गालों को सहलाते हुए उसकी आंखों में देखकर बोलती है, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारी ही रहूँगी। आहान मुस्कुराया और उसके माथे पे किस करते हुए ध्वनि आहान के सीने पर सर रख कर उससे कहती है, हमें ये नाटक कब तक करना होगा? आहान उसके बालों में हाथ सहलाते हुए, जब तक वो हमलावर हमारे सामने नहीं आ जाता। ध्वनि सर उठाकर आहान का चेहरा देखती है। आहान का चेहरा देखकर वो एकदम सर्द था। ध्वनि फिर से उसके सीने पर सर रखकर बोलती है, वैसे अरमान ने हमारी बहुत मदद की है, मुझे उससे मिलना है। आहान उसके सर चूम कर कहता है, ये सब खत्म होने के बाद मैं तुम्हें उससे ज़रूर मिलाऊंगा। ध्वनि मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देती है। तो दोस्तों, आपको भी जानना है ना कि ये सब क्या हो रहा है, तो चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। ध्वनि मासूम सी शक्ल बनाकर, आहान प्लीज़ छोड़ो ना। आहान उसके होंठों पर हल्का किस करके, अच्छा ठीक है, पर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ध्वनि क्या बताना है? आहान उसके ऊपर से उठकर बैठ गया और इस वक्त उसका चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। ध्वनि उठकर आहान की गोद में बैठ गई और एक हाथ आहान के गाल पर रखकर बोलती है, क्या हुआ आहान, तुम्हारे आँखों में ये डर क्यों? आहान ध्वनि के सीने से लग गया। ध्वनि आहान को ऐसे देखकर परेशान हो गई और धीरे धीरे उसके बाल में हाथ घुमाने लगी। थोड़ी ही देर के बाद आहान ध्वनि से अलग हुआ और उसको खड़ा करके खुद भी उठ गया और उसके चेहरे पे हाथ में थाम कर बोलता है, वादा करो ध्वनि, मैं कभी भी जो बात बताने वाला हूँ उसको सुनकर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। ध्वनि को आहान की बातें सुनकर डर तो लग रहा था, पर वो आहान को ऐसे नहीं देख सकती थी। ध्वनि आहान का हाथ चेहरे से हटाकर उसके गले में बाहें डालकर उसके करीब आई और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, वादा रहा, चाहे बात कोई भी हो, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। प्यार किया है तुमसे, छोड़ने के लिए थोड़ी ना, तुम्हारा साथ निभाने के लिए।
आहान ध्वनि की बातों को सुनकर मुस्कुरा उठा और उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब करके बोलता है, बीवी, मैं इंसानी दुनिया में एक मकसद से आया था, एक बहुत बड़ा मकसद। मैं वैम्पायर किंग हूँ और वैम्पायर बुक के मुताबिक एक शैतान का जन्म होने वाला था जिसके पास असीम शक्तियाँ होंगी। वो शैतान सारी दुनिया को तबाह करने की शक्ति रखेगा। और ये बात पूरे वैम्पायर नगरी में आग की तरह फैल गई थी। सब खौफ में ही जी रहे थे। पर उस दिन रात वैम्पायर किताब अपने आप खुली और उसमें से तेज रोशनी प्रकट होती है। उसके साथ ही एक अनपढ़े पन्ने को भी खुल जाता है जिसमें ये लिखा था कि उस शैतान को मारने का एक तरकीब है, एक अस्त्र जो इंसानी दुनिया में सिर्फ वैम्पायर किंग को ही दिखाई देगा और वो इंसान एक इंसान की मदद से होगा। मैं उसी शस्त्र की तलाश में वैम्पायर नगरी में धरती पे आया था, फेमस ऑफ क्रूएल बिजनेसमैन बनकर। 2 साल बीत गए, ना उस इंसान का कुछ पता चला और ना ही उस अस्त्र का। फिर मुझे एक बेशकीमती चीज़ मिली, मेरा जुनून, मेरा प्यार, तुम ध्वनि। मेरी काली दुनिया में उजाला लाने के लिए तुम आई और खड़ूस वैम्पायर किंग को बदल दिया जिसे सब डरते थे। ये सुन के ही ध्वनि के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वो प्यार भरी नज़रों से आहान को ही देखने लगी। आहान आगे बोलता है, पर मुझे नहीं पता था बीवी कि तुम ही वो इंसान हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। ये बात मुझे तब पता चली जब तुम लक्ष्य के एक्सीडेंट होने के बाद फिर से मेरे घर आ गई। और बीवी, सबसे बड़ी बात तो वो अस्त्र हमारा बच्चा है, हम दोनों का अंश। ध्वनि लड़खड़ाई आवाज़ में बोलती, ये तुम क्या कह रहे हो आहान, हमारा बच्चा? आहान बोलता है, हाँ, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। तुम्हारी गर्दन के पीछे एक निशान है जिसका मतलब तुम ही हो जो उस शक्तिशाली बच्चे को अंश को अपने कोख में रख सकती हो। ध्वनि आहान की बातों को पढ़कर सुन्न रह गई और एक टक आहान को ही देख रही थी। ये सब उसकी समझ से परे था। आहान ध्वनि के दोनों हाथों को पकड़कर बोलता है, ध्वनि, मेरा विश्वास करो, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है, वो भी हद से ज़्यादा, तुम्हारी रूह से। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। बोलते हुए आहान की आंखों में एक कतरा आंसू का उसके गालों पर लुढ़क गया। आज उसकी आंखों में ध्वनि को खोने का डर साफ साफ झलक रहा था। आज पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे। ध्वनि की आंखें भी आंसुओं से भर गई, जो आहान के चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर उसके आंसुओं को पोंछ देती है और रौंदी आवाज़ में कहती है, किंग की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। आहान एकटक उसको देख रहा था। तभी ध्वनि रोते हुए मुस्कुराकर आहान के सिर पर हल्की सी चपत लगाकर बोलती है, तुम्हें क्या लगा मैं इतनी छोटी सी बात से तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? सोच भी कैसे लिया तुमने? अभी तो मुझे तुम्हें परेशान करना भी बाकी है। ध्वनि से बोला भी नहीं जा रहा था। वो बहुत मुश्किल से ही कह रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। आहान बिना देर किए ध्वनि को अपने सीने में छुपा लेता है और आहिस्ता से उसके बालों को अपने हाथों से सहलाने लगता है। ध्वनि उसके सीने से लगकर सिसक रही थी। फिर थोड़ी ही देर बाद वो शांत हो गई। आहान से वह दूर हुई। ध्वनि तो इसलिए मेरे ऊपर हमले हुए थे। आहान हाँ में जवाब देता है और कुछ सेकंड बाद कहता है, हमें उसको पकड़ना है और उसके लिए मेरा एक प्लान है। ध्वनि आहान के अलग होती है और उसका चेहरा देखते हुए कहती है, क्या? फ्लैशबैक एंड। ध्वनि आहान से अलग होकर बैठ गई और कहती है, आहान, क्या ये प्लान काम करेगा? आहान उठकर खड़े होते हुए सर्द आवाज़ में बोलता है, ज़रूर करेगा। अब तक उस हमलावर तक खबर पहुंच गई होगी कि हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, तो वो ज़रूर फिर से तुम पर हमला करने ज़रूर आएगा। पर उससे पहले हमें उसको पूरी तरीके से विश्वास दिलाना होगा कि हमारे बीच दूरियां बढ़ रही हैं। इसलिए हमें ये नाटक कुछ दिन तक कंटिन्यू रखना होगा। ध्वनि खुशी से बेड से उछलते हुए, यार मैं रेडी हूँ, कितने दिन हो गए तुम्हें मुंह पे गालियाँ दिए हुए। अब मैं सबके सामने तुम्हें मार सकती हूँ और राक्षस भी कह सकती हूँ। ध्वनि अपनी धुन में ही बोले जा रही थी, इस बात से बेखबर कि आहान उसको अपनी जलती निगाहों से घूर रहा था। ध्वनि खुशी से झूम रही थी। आहान उसे अपनी छोटी आंखों से देख रहा था और कह रहा था, पागल बीवी। ध्वनि खुशी से बोलती, वाह कितना मज़ा आएगा ना, फिर से एक बार तुम्हें गाली देने का जो भी सबके सामने मौका मिलेगा।
आहान ध्वनि की बात सुनकर उसके पास आया और उसको बेड पे धक्का देकर अपनी शर्ट की बाजुओं को फोल्ड करते हुए उसे देखने लगा। ध्वनि आहान के धक्का देने से हैरान हो गई। आहान को देखने लगी। उसको अब अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था और खुद पर तरस भी आ रहा था। आहान बेड पर अपने दोनों हाथों को ध्वनि के इर्द गिर्द रखकर उसके ऊपर झुककर नॉडी टोन में बोलता है, अच्छा बेबी, तुम मुझे भी मज़ा आएगा। मैं तुम्हें पहले जैसे पनिश कर सकता हूँ। ध्वनि अकलाते हुए कि क्या मतलब है तुम्हारा? ध्वनि आहान ध्वनि के ऊपर चढ़ते हुए, मेरा मतलब बहुत हो गया नाटक, चलो अब थोड़ा बॉडी को गर्म करते हैं। ध्वनि चिल्लाकर, अरे नहीं नहीं नहीं। आहान आंखें छोटी करके उसको घूरने लगा, क्यों नहीं? ध्वनि रोनी शक्ल बनाकर मन में कहती है, कहाँ फंस गई। अगर ये मेरे साथ इंटीमेट होगा तो मेरा बेबी, अभी मैं इसे सच भी नहीं बता सकती। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि ध्वनि मन में जो सोच रही है तो आहान उसको आसानी से क्यों नहीं सुन सकता, पर नहीं, ध्वनि आहान और उसके अंश की दिव्य माँ है ना, वो बनने वाली है ना। तो जब तक वो नहीं चाहती कि आहान उसके मन की बात सुन सके, तब तक वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। आहान ध्वनि की तरफ से कोई भी जवाब ना पाकर उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर थोड़े गुस्से से पूछता है, मैंने कुछ पूछा बेबी, जवाब दो। ध्वनि आहान की बातों को सुनकर होश में आ गई और डरते हुए कहती, वो तुम तो मुझे बहुत बाइट करते हो और निशान रह जाते हैं ना, इसलिए, और किसी को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी, उनको शक हो सकता है। ध्वनि की बात सुनकर आहान डेविल स्माइल करते हुए फिर उसकी गर्दन पे मुंह घुसाते हुए और उससे इनहेल करते हुए बोलता है, उसकी चिंता तुम मत करो बेबी, मैं इस बार जेंटल रहूँगा, ज़्यादा बाइट्स नहीं करूँगा। ध्वनि टपाक से बोलती है, नहीं, तुम हर बार यही बोलते हो। आहान ध्वनि के दोनों हाथों को अपने हाथों की इंटरवाइन करते हुए ध्वनि को देखते हुए, तुम मुझे नहीं रोक सकती बीवी। इतना बोलकर आहान ध्वनि के गले पे किस करने लगा। ध्वनि गहरी गहरी सांसें लेते हुए गर्दन एक साइड करती है और फिर आहान से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, आहान प्लीज़ प्लीज़, दिन में अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ा वेट कर लो। आहान उसकी गर्दन पर किस करते हुए, नहीं बेबी, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है अब। ध्वनि हल्के गुस्से में, तुम कितनी बुरे हो, अगर मैं कभी प्रेग्नेंट हो गई तब भी तुम मेरे साथ ऐसा ही करोगे। आहान चेहरा उठाकर ध्वनि का चेहरा देखता है। ध्वनि गुस्से में मुंह फुला लेती है। आहान उसको देखकर मुस्कुराया और बोलता है, बेबी, पहली बात, तुम अभी माँ बनने के लिए तैयार नहीं हो, और दूसरी बात, तुम एक वैम्पायर बच्चे को जन्म दोगी, तो तुम्हारी प्रेगनेंसी के टाइम में भी हम इंटीमेट हो सकते हैं। इससे हमारे बेबी को कोई भी परेशानी नहीं होगी, बल्कि उसकी शक्ति ही बढ़ेगी। ध्वनि आहान की बातों को सुनकर हैरान थी। दरअसल वो लाही और आहान के बीच हुई बातों को सुन चुकी थी, जो आहान ने कहा था कि ध्वनि बेबी को अभी कैरी करने के लिए तैयार नहीं है, उसकी जान के लिए खतरा हो सकता है। इसीलिए तो वो आहान को अभी उसकी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताना चाहती थी, पर ये नहीं जानती थी कि इस टाइम में भी ये दोनों इंटीमेट हो सकते हैं। आहान ध्वनि के चेहरे के उड़े रंगों को देखकर पूछता है, क्या हुआ बेबी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? डरो मत, हम इतनी जल्दी बेबी नहीं करेंगे। ध्वनि आहान को देखने लगी। आहान स्माइल कर देता है, फिर उसकी गर्दन में मुंह घुमाकर उससे फिर से इनहेल करने लगता है। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। आहान ध्वनि का चेहरा देखता है तो ध्वनि शर्म से आंखें बंद कर लेती है। आहान आंखें छोटी करके घूरते हुए पूछता है, तुमने सुबह कुछ नहीं खाया? ध्वनि आंखें खोलती है और नजरें झुकाकर धीमी आवाज़ में कहती है, वो माँ जी, इतना ही, बस इतना ही कह पाई। और कहती है, वो नाटक करना पड़ा ना, इसीलिए मुझे खाने का टाइम नहीं मिला, लेकिन अब मुझे बहुत भूख लगी है। आहान उसके ऊपर से उठा और ध्वनि को गोद में उठा लेता है। ध्वनि हैरानी से आंखें बड़ी करके उसको देखते उसके गले में बाहें डालकर पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? आहान उसके चेहरे को देखते हुए, बाहर से ले जा रहा हूँ, अगर उठाकर नहीं ले गया तो घसीटते हुए ले जाना पड़ेगा। याद है ना, हम नाटक कर रहे हैं, तो शुरू हो जाओ। ध्वनि उसकी बातों को सुनकर हंस देती है। आहान उसको कमरे से बाहर ले गया तो ध्वनि अपनी ओवर एक्टिंग शुरू कर देती है। नीचे हॉल में सब काफ़ी परेशानी से बैठे हुए थे। उन सब की
कानों में ध्वनि के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। सबकी नज़र सीढ़ियों की तरफ थी। ध्वनि आहान को जो मारी जा रही थी और चिल्ला भी रही थी। आहान उसको उठाकर ऐसा लग रहा था जैसे उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। आहान ध्वनि को डाइनिंग टेबल के पास लाकर एक चेयर पे बैठा देता है। ध्वनि उठने लगी, तभी आहान उसके कंधों से पकड़कर वापस बैठा देता है और उसके कान के पास आकर धीरे से कहता है, आराम से बीवी, ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। ध्वनि आहान की बातों को सुनकर उसको घूरने लगी। कहा। आहान उसको देखकर मुस्कुराया। अब तक सभी वहाँ पर आ चुके थे। आहान दिव्या की तरफ देखकर बोलता है, देवी जाओ ध्वनि के लिए खाना लेकर आ जाओ। दिव्या सर हिलाती है और किचन में गई। थोड़ी ही देर के बाद वो वापस आई और ध्वनि को प्लेट में खाना डाल देती है। ध्वनि हाथ बनाकर दूसरी तरफ देखते हुए कहती, मुझे नहीं खाना। आहान माथे पर उंगली रगड़ते हुए मन ही मन बोलता है, ये लड़की कितनी बड़ी नौटंकीबाज है। आहान कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता ही है कि तभी ध्वनि खाने पे टूट पड़ी। वो ऐसे खा रही थी जैसे सदियों की भूखी हो। सभी हैरानी से मुंह फाड़े देख रहे थे। अभी जो लड़की नखरे दिखा रही हो वही अब राक्षसों की तरह मुंह में खाना ठूस रही थी और उंगलियां चाट कर खा रही थी। आहान बेचारा अपनी बीवी को ही बस ऐसे ही देखे जा रहा था। ध्वनि पूरा खाना प्लेट का खत्म कर लेती है। उसके बाद दिव्या से कहती है, देवी और ज़्यादा डालना, मुझे बहुत भूख लगी है। दिव्या उसकी बातों को सुनकर हैरानी से उसे देखने लगती है। दिव्या मन ही मन बोलती है, हे भगवान, मेरी ध्वनि को क्या हो गया जो एक प्लेट खाना खाने के लिए 1 घंटा लगाती है। उसको आज इतना खाना खाकर भी पेट नहीं भरा। दिव्या ये सोचकर परेशान हो रही थी। तभी ध्वनि दिव्या से बोलती है, देवी सोच क्या रही है, तो एक काम कर, जितनी बिरयानी बनाई है ना वो सब लिया जल्दी से। ध्वनि की बात सुनकर दिव्या हैरानी से उसी को देखने लगी। तो ध्वनि चिढ़कर बोलती है, कहाँ खोई है तू। दिव्या हड़बड़ा, हाँ लाती हूँ। दिव्या किचन में गई और बनाई हुई सारी बिरयानी लाकर ध्वनि के सामने ही रख देती है। ध्वनि पूरा का पूरा प्लेट में डालकर उसे खाने लगती है। बीच बीच में वो जूस भी पी रही थी। बाकी सब मुंह खोलकर सिर्फ उसे ही देख रहे थे। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था कि इतनी पतली लड़की इतना सारा खाना अकेले कैसे खा सकती है। आहान भी काफ़ी शौक था और हाथ बांधकर उसी को देख रहा था। ध्वनि खाना खत्म करके डकार लेती है और हाथ पानी से धोकर सबकी तरफ देखती है। सभी उसकी तरफ देख रहे थे। ध्वनि को कुछ समझ नहीं आया। ध्वनि सबके ऊपर तरफ देखते हुए कहती, क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। करण शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ, वो तुमने खाया। ध्वनि मासूम सी शक्ल बनाकर, हाँ वो सब इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे और माँ जी भी तो रिक्वेस्ट की थी ना, इसलिए भैया मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा ना किसी की बातों को टालना, इसीलिए मैंने थोड़ा सा खा लिया। जीवन नकली मुस्कुराहट के साथ, आर यू श्योर भाभी आपने थोड़ा ही खाया है। वो ऐसे मुस्कुराते हुए कह रहा था। ध्वनि बोलती है, हाँ मैंने थोड़ा ही खाया, पर आप हंस क्यों रहे हैं। बोलते हुए उसकी नज़र टेबल पर पड़ी और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। पूरी की पूरी बिरयानी खत्म हो चुकी थी। ध्वनि मन में कहती है, हे भगवान, मैंने इतना कैसे खा लिया। ध्वनि तिरछी नज़रों से सबको देखने लगी। सभी उसको ऐसे देख रहे थे। लाही छोटी हंसी हंसते हुए ध्वनि के सिर पर हाथ फेर के बोलती है, अरे इसमें कोई बात नहीं है बेटा, मैं एक बार फिर बना देती हूँ। ध्वनि लाही को देखकर फीकी मुस्कुराहट देती है और उसको बहुत शर्म भी आ रही थी। वो किसी से नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। ध्वनि अपने पेट पर हाथ रखकर मन ही मन बोलती है, बेबी आपने ये क्या किया। ध्वनि सर झुकाकर बैठी थी। आहान एकदम से उसको गोद में उठा लेता है और रूम की तरफ बढ़ गया। सब उसको जाता हुआ ही देख रहे थे। आहान ध्वनि को कमरे में लेकर आकर नीचे उतार देता है और दरवाज़ा बंद करके ध्वनि को देखता है। ध्वनि उससे नज़रें चुराती है और पैर पीछे करके बोलती है, मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। इतना बोलकर ध्वनि बेड की तरफ जाने लगी। तभी आहान उसके हाथों को पकड़कर झटके से अपनी तरफ खींचता है और उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे करीब लाते हुए कहता है। ध्वनि उसे हैरानी से देखने लगती है। आहान थोड़ी डरावनी आवाज़ में पूछता है, बीवी क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। ध्वनि हकलाते हुए, नहीं तो मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी। तो तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है बीवी।
ध्वनि पसीना पोंछकर डरते वो मैं एक्टिंग करके थोड़ा थक गई हूँ ना, इसलिए थोड़ा पसीना आ रहा है। आम उसकी कमर पर हाथ कसते हुए उसको और पास करता है और बोलता है, ठीक है बीवी, मान लिया, पर जिस दिन मुझे पता चला कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ध्वनि